नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय दुनिया में दो मेजर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है जिनके बारे में आप सबको पता है। एक यूक्रेन रशिया वॉर और दूसरा इसराइल हमास के बीच की वॉर। नाउ इसी बीच ना एक क्वेश्चन बार बार सामने आ रहा है कि क्या तीसरी मेजर वॉर होने वाली है और क्या ये वॉर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में होगी। रिसेंटली देखिए किम जोंग उन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी हैं। ना देखो, आप में से कई लोग कह सकते हैं कि किम जोंग उन एक तानाशाह है, नॉर्थ कोरिया एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव कंट्री है। तो किम जोंग उन की स्टेटमेंट्स इससे पहले भी आ चुकी है कि अटैक कर देंगे, मिसाइल वगैरह लॉन्च कर देंगे। बट इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में ना जो नॉर्थ कोरिया के लीडर ने कैटेगोरिकली कहा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे एक क्लियर इंडिकेशन मिलती है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक बड़ी वॉर होनी ही है। ये इनएविटेबल है। और ये जो वर्ड है ना इनएविटेबल, ये मैंने यूज नहीं किया, ये लिटरली किम जोंग उन ने कहा है कि वॉर इज इनएविटेबल। इनएविटेबल उस चीज को कहते हैं जो टल नहीं सकती। आपने अगर अवेंजर्स मूवी देखी हो तो वहां पे आपने नोटिस किया होगा थैनोस नाम का जो विलन होता है वो काफी बार खुद के बारे में कहता है कि मैं इनएविटेबल हूं, आई एम इनएविटेबल। और इस पर्टिकुलर केस में किम जोंग उन ने ये कहा है कि पहली बात तो वॉर इज इनएविटेबल, एक टाइम पे आके साउथ कोरिया के साथ इनकी वॉर होगी ही। साथ ही साथ इन्होंने एक ये भी बात कही है कि मुझे अब कोरियन पेनिनसुला की रीयूनिफिकेशन नहीं करवानी। यहां पे आप देख पाओगे सीएनएन का जो आर्टिकल है इसमें लिखा हुआ है कि किम जोंग उन सेज दैट नॉर्थ कोरिया विल नो लॉन्गर सीक रीयूनिफिकेशन विद साउथ कोरिया। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं, फिर आप समझ पाएंगे कि इन वर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है। ना यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आपको दो देश मिलेंगे, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया वैसे बाय द वे इंडिया में आजकल काफी चर्चा में भी है। इंडियंस के अगेंस्ट जो रेसिज्म है यहाँ पर ये अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है। पता नहीं एक आप कह लीजिए एक वेव है ये या फिर एक बहुत ही ज़्यादा खराब टाइम चल रहा है यहाँ पर। बट रेसिज्म इज रियली आउट ऑफ कंट्रोल। इनकी जो गवर्नमेंट है उनको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए इसके बारे में। बट नाउ ये दोनों कंट्रीज को आप अगर देखो ना तो दोनों कंट्रीज को अगर हम मिला दे तो ये पूरा पेनिनसुला बन जाता है, द कोरियन पेनिनसुला। जितना डिफरेंस आपको इंडियंस और पाकिस्तानियों में दिखता है ना उससे भी कम डिफरेंस आपको मिलेगा नॉर्थ कोरियन और साउथ कोरियंस में। लिटरली सेम डीएनए, सेम लोग हजारों सालों से इकट्ठा रहे हैं, मगर वर्ल्ड वॉर टू के अंत में ये दोनों देश बट गए। इसके बारे में आपको पता होगा कि कोरियन पेनिनसुला को जापान ने कब्जा लिया था। जब जापान की वर्ल्ड वॉर टू में हार हुई तो नीचे साउथ का पार्ट कब्जा लिया, यूएस समेत जो एलाइड कंट्रीज हैं उन लोगों ने ये एरिया कब्जा लिया। नॉर्थ कोरिया यूएसएसआर के अंडर आ चुका था और इसी तरीके से दोनों ने अपनी जो आइडियोलॉजी है वो भी यहाँ पर इम्पोज कर दी। अमेरिकन ने एक कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी यहाँ पर बना दी और यूएसएसआर के लोग यहाँ पर एक कम्युनिस्ट कंट्री छोड़ के चले गए। और तब से लेकर अब तक 1945 से लेकर अब तक दोनों कंट्रीज का डिवीजन हो रखा है और इससे देखिए लाखों लोग अफेक्टेड हुए हैं। आज भी आप अगर देखो ना तो साउथ कोरिया में कई परिवार हैं, उनके डायरेक्ट ब्लड रिलेशन आपको मिलेंगे नॉर्थ कोरिया में। मतलब लिटरली कई फैमिलीज हैं जहां पर ग्रैंड पेरेंट्स सेम है, कजन्स का रिलेशन है। तो दोनों कंट्रीज में इतनी सिमिलैरिटी है बट स्टिल बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट और दोनों कंट्रीज वॉर भी कर चुकी है इन द पास्ट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक जियोपॉलिटिकल सॉल्यूशन ये बताया गया कि कोरियन रीयूनिफिकेशन करनी होगी। क्योंकि देखो लोगों के बीच में कोई पर्सनल एनिमोसिटी नहीं है। यहाँ एक बार को आप कह सकते हो इंडिया पाकिस्तान का केस अलग है क्योंकि जब बंटवारा हुआ था तब लोगों ने ही बड़ी संख्या में एक दूसरे को मार दिया था। जो ओवरऑल ब्लडशेड हुआ था वहां पे आम लोग भी काफी हद तक इन्वॉल्व थे। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में मैं कहूंगा वो केस नहीं है। आई मीन कोई हेट्रेड ऐसी नहीं है। पर्सनली लोग काफी हद तक साथ रहना भी चाहते हैं। तो इसलिए यूएस समेत कई कंट्रीज ने प्रपोज किया कोरियन रीयूनिफिकेशन को कि दोनों कंट्रीज को मिला दो और एक सिंगल यूनिफाइड कंट्री बनाते हैं जिससे इस रीजन में, इस पूरे पेनिनसुला में फॉरएवर पीस हो जाएगा। और इसका एक मैप भी इन्होंने एक बना रखा है, अजीब सा मैप है टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत बेकार लगता है। द कोरियन यूनिफिकेशन मैप यहाँ पे आप देख पाओगे जिसमें लिटरली कोरियन पेनिनसुला का इन्होंने बस मैप लिया, उसको ड्रॉ कर लिया है और ये इनकी तरफ से ये फ्लैग है। अगेन इनको अच्छा लगता होगा, आर्टिस्टिक है बट सीम्स अ लिटिल बोरिंग। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो बस एक हसीन ख्वाब सा होगा, कभी इसके अंदर कुछ खास काम हुआ नहीं होगा, वेल नहीं। एक्चुअली 1990s में ना दोनों कंट्रीज के रिलेशंस एक टाइम पर ऐसे लेवल पर पहुंच गए थे कि दोनों कंट्रीज ने इस बात पर भी बातचीत कर ली कि जो एशियन गेम्स होते हैं ना जहाँ पे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, वेरियस एशियन कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, वहां पर दोनों देश इस फ्लैग के अंडर compete करेंगे। कंट्रीज तो मर्ज नहीं होने वाले थे क्योंकि उसमें ऑफ कोर्स काफ़ी
प्रॉब्लम्स आ सकती थी। बट ये अपने आप में एक जेस्चर कितना बड़ा है आप इमेजिन कर सकते हो? एक बार सोच कर देखो, एशियन गेम्स या फिर ओलंपिक्स या फिर छोड़ो, क्रिकेट वर्ल्ड कप ले लो, क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 ODI का, वहां पे इंडिया पाकिस्तान ये डिसाइड कर ले कि एक झंडे के अंदर सिंगल टीम बनाकर ना दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। सुन के ही कितना अजीब लगता है। तो उसी तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब ये कोरियन रियूनिफिकेशन की बात हो रही थी ना, इट वाज अ पाथ ब्रेकिंग आइडिया। और इस कॉन्सेप्ट पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, कई रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं कि जब ये कंट्रीज मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, बॉर्डर्स किस तरीके से गायब कर दी जाएगी। जो अभी के लिए सरकारें हैं कि साउथ कोरिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉर्थ कोरिया में कहने को तो वो लोग डेमोक्रेसी है लिटरली। देखो, नॉर्थ कोरिया ये नहीं कहता कि हम लोग डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि लिटरली जो नाम है नॉर्थ कोरिया का उसमें आपको मिलेगा डेमोक्रेटिक वर्ड मेंशन कर रखा है। बट अगेन, डेमोक्रेसी है किस लेवल की वो आप सबको पता है। लिटरली किम जोंग उन की डोमिनेशन रहती है यहाँ पे। तो किम जोंग उन का क्या होगा, उनकी फैमिली का क्या होगा, ये सारी बातें डिस्कस करी गई थी। और ये एक आप कह लीजिए बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। बट अभी के लिए किम जोंग उन ने कैटेगोरिकली ये बात कह दी है कि ये कभी रियलिटी नहीं होगी। अब ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी टाइप की रीयूनिफिकेशन सीख करने में। इन्होंने काफ़ी कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है। इन्होंने ये कहा है कि अब इस बात को एक्नॉलेज करने का समय आ चुका है। साउथ कोरियंस अब बिल्कुल कंट्रोल्ड हैं बाय अमेरिकन्स, और वो लोग वॉर चाहते हैं, वो लोग हमको चैलेंज करना चाहते हैं। हम सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, साउथ कोरिया हमारे अगेंस्ट एक्शन लेता है। और इन्होंने ये भी ऐड किया कि ये गलती थी हमारी कि हमने एक टाइम पर सोचा कि हम अपने मेन एनिमी से, साउथ कोरिया से, मेन एनिमी के साथ एक डील कर लेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, अपने आप में जनरेशनल है कि कई सालों से जो एक मेहनत चल रही थी, झंडे बनाए गए थे, कई प्रपोजल थे, सब मिट्टी में मिल चुका है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का जो रियूनिफिकेशन का एक जो आइडिया है, नॉर्थ कोरिया ने बिल्कुल इसे रिजेक्ट कर दिया है। और साथ ही साथ जो इनकी ये स्टेटमेंट आई है ना, इन्होंने अपने ही लोगों को ये कहा है, किम जोंग उन ने, कि वॉर के लिए प्रिपेयर्ड रहो, वॉर कभी भी शुरू हो सकती है। ये चिंताजनक है। और वर्ल्ड इकोनॉमी पर देखिए इसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जब आपस में लड़ेंगे, बाय द वे वैसे मैं आपको ये बता दूं, मिलिटरीली बिल्कुल साउथ कोरिया ज़रा सुपीरियर है, बट नॉर्थ कोरिया को आप अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन 2 करोड़ 10 लाख से ऊपर है। साउथ कोरिया की पॉपुलेशन हालांकि उससे डबल है, 5 करोड़ 17 लाख के आसपास। बट अगेन, 2 करोड़ लोग कहीं से भी कम नहीं होते। और उसमें आप कह लीजिए एक बहुत बड़ी जो आर्मी ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया की प्रिपेयर्ड है। साउथ कोरिया के लिए कहीं से भी आसान नहीं होगा इस वॉर से उलझना। और जिस दिन, मैं आपको बता दूं, नॉर्थ कोरिया ने एक बड़ा हमला कर दिया साउथ कोरिया पर, साउथ कोरिया की बहुत सारी कंपनीज को रीलोकेट करना होगा, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट साउथ कोरिया में ख़त्म हो जाएगी। जो आप कह लीजिए ईस्ट एशिया में जो एक चमकती हुई इकोनॉमी बनाकर ये बैठ गए हैं, इट विल बी वेरी मच डिस्ट्रॉयड। रीबिल्डिंग में इनको कई साल लग जाएंगे। तो ये एक बहुत ही एक आप कह लीजिए बड़ा फ्लैश पॉइंट हो सकता है। और आप पर्सनली मुझसे पूछें तो इकोनॉमिक टर्म्स में ना, यूक्रेन रशिया वॉर, इजराइल हमास वॉर, उन दोनों वॉर्स का उतना इम्पैक्ट नहीं होगा पूरी दुनिया पर जितना इम्पैक्ट नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वॉर का हो सकता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए आने वाले समय में बहुत सी डेवलपमेंट्स आने वाली हैं। जब नॉर्थ कोरिया अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा, क्या साउथ कोरिया उन सैटेलाइट्स को अटैक करेगा या नहीं करेगा, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आई एम टेलिंग यू, 2024 में ना ये दोनों देश बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाले हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली लग रहा है कि कुछ खराब भी हो सकता है कोरियन पेनिनसुला में। तो इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि किम डायनेस्टी का फाउंडर किसको माना जाता है नॉर्थ कोरिया में। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, किम जोंग उन, किम इल संग या फिर किम जोंग इल। और आपके सामने ऑप्शन डी भी है, नन ऑफ दीज। तो कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे, कोशिश करूंगा मैं कि उनकी कमेंट को हार दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज़ द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है, इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।